अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, सियासत के आसमान पे सितारे एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब बदस्तूर घबरा नहीं रहे। और ऑपोजिशन की जहाँ तक बात है, तहरीके अदम एतमाद की बातें तो हो रही हैं, लेकिन कोई तारीख नहीं दी जा रही, कोई तफसीलात शेयर नहीं की जा रही। ऐसा लगता है कोई दाल है जो गल नहीं रही है। मुलाकातों में भी कोई ऐसी बात नहीं हो रही। ऐसे में शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, आजकल वैसे वो कम नज़र आते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो बहुत अहम है। वो पहले सुनते हैं, उसके बाद आपके सामने मैं सवाल रखूंगी। आपने ये बात बताई थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद की जो जुजियात हैं, तफसीलात हैं, वो भी तय होना बाकी हैं कि पीएम किसका होगा, पीपल्स पार्टी, पीडीएम, नून लीग की प्लेसमेंट्स क्या होंगी। लेकिन जो शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? लाइकली टू हैपन क्या है सेठी साहब? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है जी। या आपको एक इशारा मिल गया है। हाँ। मैंने अर्ज़ किया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आसान है। अगर एक इत्तेफाक हो जाता है कि खान साहब को निकालना है तो 10-12 वोट ही चाहिए एक्स्ट्रा, वो मिल जाएंगे। इतनी कोई ऐसी बात नहीं है। उसके लिए अपोजिशन को इत्तेहादियों के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। वो जहांगीर तरीन साहब ही काफ़ी है, मौलाना से मुलाकात भी हो गई और वो भी ज़राए के हवाले से। जी। तो इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हो जाएगा, मगर आगे जो मसला है कि हुकूमत जो बनानी है, उसमें बहुत से सवाल खड़े होते थे ना कि भाई प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। उसके ऊपर इत्तेफाक होना पड़ेगा ना। अगर जितने ज़्यादा इत्तेहादी होंगे या अलायंस पार्टनर्स होंगे, हर एक की अपने अपना मौक़िफ़ होगा। फिर उसके बाद वो कितने अरसे के लिए आती है, 1 माह के लिए आती है, 2 माह के लिए आती है, 9 महीने के लिए आती है। फिर ये भी इशू है। फिर वो पीडीएम की हुकूमत होगी, नेशनल हुकूमत होगी, या क्या हुकूमत होगी, या नून लीग की होगी, या पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर बनाएंगे, या पीपल्स पार्टी की होगी। ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ये इतने आसान नहीं है इन सवालों के जवाब मिलना, और फिर इनका सबके इकट्ठा बैठ के। तो मेरा ये मौक़िफ़ था कि फिर कोई रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि ये ना हो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए और उसके बाद इत्तेफाक ना हो पाए और अगली हुकूमत जो है वो ना बन पाए, या वो बनती है तो कैसी बनेगी। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज इशारा एक बड़ा दिलचस्प किया है। उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं बनती, अगर वो नहीं बनती तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा, कहते हैं कि ना कोई लीडर ऑफ द हाउस होगा और ना कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा। उसकी वजह कि लीडर ऑफ द हाउस जो है वो तो फारग हो गया होगा। आपने तो एक नया लीडर ऑफ द हाउस बनाना है। उससे पहले आपने इत्तेफाक करना है कि जी कैसा लीडर ऑफ द हाउस, को लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर होता है पार्लियामेंट के नेशनल असेंबली में। तो अगर लीडर ऑफ द हाउस ही नहीं है, क्योंकि इत्तेफाक नहीं है, किसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना है, तो फिर आगे क्या होगा? ठीक है, इसके लिए पीटीआई के अंदर कोई भी शख्सियत हो सकती है। नहीं, देखो होने को तो कोई भी हो सकता है ना, मगर इत्तेफाक होगा तो होगा ना। तो होगा, वोट चाहिए ना, 170-80 वोट चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगे? वो इत्तेफाक होगा तो आएंगे ना। जिन लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया उन्हीं ने फिर आगे बनाना है ना। तो अगर उनमें इत्तेफाक नहीं है कि किसको बनाना है, कोई कहता है नजम सेठी को बना दो, कोई कहता है आयशा को बना दो, कोई कहता है शान को बना दो, कोई कहता है फरासत को बना दो। फयाज रह गए, उनको भी बनवा दो। फयाज भी बड़े बड़े लोग हैं यहाँ खड़े, लाइन में खड़े। तो अब बात यह है कि तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का फार्मूला बड़ा मज़ेदार है। वो कहते हैं अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर फौरी तौर पे इलेक्शन कॉल कर लें। नहीं, फिर वो आइन की तशरीह की बात कर रहे हैं ना, और वो इलेक्शन कॉल करनी पड़ेगी, वो अदालत करेगी, क्योंकि एक डेडलॉक हो जाएगा, कोई हुकूमत नहीं होगी। तो खला तो हो नहीं सकती सियासत में या पार्लियामेंट में या आइन के अंदर। जब खला होती है तो सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स इन, तो वो फिर इलेक्शन ऑर्डर कर देंगे और एक केयरटेकर गवर्नमेंट बना देंगे वो, और फिर इलेक्शन हो जाएगी। तो ये हल तो है हर चीज़ का। मगर दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ साहब तो पहले दिन से यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ताज़ा मैंडेट चाहिए, ताज़ा मैंडेट इलेक्शन। वो कहते हैं जो भी हुकूमत आएगी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर अंदर डिसॉल्व करे। ठीक है। और डिसॉल्व करने के बाद इलेक्शन, केयरटेकर गवर्नमेंट बने और इलेक्शन हो। अब उनका फार्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं एक प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करें, कोई भी हो जाए। आयशा को हमने बना दिया। उसके बाद आयशा से ही कहा जाए कि अब आपने ये काम करना है, उसके बाद आप डिसॉल्व कर दें पार्लियामेंट, आपका मैंडेट है आपके पास, उसके बाद इलेक्शन हो जाए। ये तो अबूरी वज़ीर-ए-आज़म वाला फार्मूला होगा। तो वो फिर जब आप डिसॉल्व करेंगी तो फिर आप हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर होंगी, और उस वक्त कोई ना कोई तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा ना। इमरान खान होंगे, या उनकी सियासी जमात होगी, उनके साथ मिलकर फिर केयरटेकर गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। तो नवाज शरीफ साहब का तो फार्मूला ये है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो, और अगर इत्तेफाक नहीं होता
इत्तेफाक नहीं होता तो फिर फौरी इलेक्शन हो जाएगी। अच्छा, ये शायद खाका नवाज सब कह रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है, आज आपको इशारा मिल गया है कि जो भी होगा, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो फिर इलेक्शन फौरी ही करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर इत्तेफाक नहीं होता तो आइन के मुताबिक करानी पड़ेगी, और अगर इत्तेफाक होता है तो इसी पे इत्तेफाक होगा कि करानी है। ठीक है ना? ठीक है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि शायद खाका नवासी साहब ने आज इंडोर्स कर दी है वो बात जो कि नवाज शरीफ साहब के जहन में है, जिसके ऊपर कुछ लेन देन हो रही थी, मगर सबको इस बात का एहसास है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर अगली इलेक्शन 7-8 महीने वाली नहीं हो सकती। हाँ, अगर नवाज शरीफ साहब मान जाएं तो फिर हो सकती है, फिर तो जब मर्जी करा लें, बिकॉज मेजॉरिटी उनकी है ना। तो फिर नवाज शरीफ साहब अगर मानते हैं जी 8 महीने में होनी है तो शहबाज शरीफ साहब को बना देंगे, अगर वो कहते हैं कि 15 दिन में होनी है तो शायद खाका नवासी बन जाए या कोई और बन जाए, या हो सकता है पीपल्स पार्टी का कोई बन जाए, बिलावल खुर्शीद शाह, ये नाम आपने बताए थे। कि किसी के ऊपर एतमाद नहीं होगा। अच्छा, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि फिर एक खला पैदा हो जाएगी और बात सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और बात सुप्रीम कोर्ट फैसला ठा करके, वो तो और कोई चॉइस नहीं है, वो कहेगा जी ठीक है सब घर जाइए, ख़त्म होगी, और अब हम केयर टेकर गवर्नमेंट हम सुप्रीम कोर्ट सेटअप कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सेटअप करेगी। हाँ, इसमें वक्त लगेगा? नहीं, वक्त नहीं लगेगा, इत्तेफाक की राय भी तो 10-15 दिन में हो जाएगा। उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट विल स्टेप इन एंड सॉल्व दिस इशू। देखिए, अगर पार्लियामेंट डेडलॉक हो जाती है और कोई गवर्नमेंट नहीं आती तो ये तो नहीं हो सकता ना, गवर्नमेंट ही कोई नहीं, तो फिर वो कोई रेफरेंस आएगा, कोई ना कोई पार्लियामेंटेरियन उठ के सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और कहेगा हमारे यहाँ डेडलॉक हुआ है, गवर्नमेंट कोई नहीं है, तो अब हम क्या करें? तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम डिसॉल्व करते हैं। अच्छा, आप लोग अगर खुद नहीं कर सकते तो हम कर देते हैं। हाँ। तो करके तो आगे इलेक्शन हो जाएगी। तो अब बात यह है कि ये तो बात तय हो गई, अब रह गई बात कि क्या ये रास्ता इख्तियार करना है या इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ना है। इत्तेफाक के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो शायद हम महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, 2 महीने लग जाएं, और इत्तेफाक फिर हो भी जाए कि अभी प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है किसने नहीं बनना, ये शायद बातें अभी तक तय नहीं हुई हैं। मगर अगर ये तय नहीं होंगी तो फिर इसका यही मतलब है कि ये शायद खाका नवासी साहब जो रास्ता बता रहे हैं फिर यही रास्ता इख्तियार होगा। तो ये इसलिए इनकी बात पे बड़ा वज़न देना चाहिए, बड़ा वज़न देना चाहिए, और आपने उसको एक्सप्लेन भी करके रख दिया। लेकिन आज सुर्ख गुलाबों का दिन, और इस दिन एक पेज भी मिले एक दूसरे से, और दूसरी तरफ मुन्ने सिलाही वज़ीर-ए-आज़म से मुखातिब हुए, बातें बड़ी खिली वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि तसल्ली रखें, हम आपके साथ ही रहेंगे, और इमरान खान साहब ने भी भरपूर एतमाद का इजहार किया। ज़रा देखते हैं बॉडी लैंग्वेज, फिर इस पर बात करते हैं जी। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई हैं, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। एक सर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। मुन्ने सिलाही वज़ीर-ए-आज़म को कह रहे हैं खातिर जमा रखें, वजाहत दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, वो देखिए ना कि इसके बारे में मैंने कुछ बात कही थी, पता नहीं आपके पास है मैंने कि नहीं? सोचा कि पहले आप तबसरा कर ले फिर हम चलाएं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो पहले आपने जो कहा था बात वो सुना दें, फिर मैं तबसरा करता हूँ जी। और चौधरी साहब जो हैं अपने परवेज इलाही साहब मास्टर तो फिनेस करना, खेलना, पोकर फेल, और देखिए कितनी रिलैक्स लग रहे हैं आजकल। आमतौर पर वो टेंस लगते हैं जब खान साहब आते जाते हैं, इतने रिलैक्स लग रहे हैं कि हुण साडी वारी आ रही है, बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो रही है। जी सेठी साहब जनाब, एक पेज पे मैं सिर्फ ये कहूँगा कि खान साहब ने डिलिबरेटली, इमरान खान साहब ने मुनीस की तरफ इशारा किया था कि ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर साथ ये भी कहा हमें पूरा एतमाद है अपने आपके खानदान पे, ठीक है। अच्छा, उधर से आगे से जवाब ये आया कि देखिए हम सबको मिलते हैं, मगर हम इकट्ठे भी होते हैं फिर निभाते भी हैं। और आगे से ये भी कहा कि आप अपने दोस्तों को कहें कि घबराना नहीं, मतलब हम आपके साथ हैं। PTI वाला जो बात तारीख हमें ये बताती है कि सियासतदान एक दूसरे को मिलते भी हैं,
एक हद तक निभाते भी हैं, और जब उनके मफाद में निभाना ना हो तो ऐसे यू टर्न लेते हैं जैसे कि आप कल आई नहीं थी या आने वाली नहीं है। और यू टर्न लेने में तो खान साहब खुद माहिर हैं, उन्हें पता है कि कैसे नई चीज़ें निभाई जाती। तो इसलिए चौधरी साहब भी जो हैं उस वक्त तक ये निभाएंगे जब तक निभाने की ज़रूरत है, और जब निभाने की ज़रूरत नहीं होगी, इनके मफाद में नहीं होगी, तो फिर अल्लाह खैर सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम अलविदा काफिला। तो खान साहब को भी पता है इस बात का, मुनिस लाई को भी पता है, चौधरी परवेज़ लाई को भी पता है, और चौधरी शुजात को भी पता है इस बात का। तो मेरा ख्याल है आपको छुपी हुई बात तो है नहीं। चौधरी साहब मज़े ले रहे हैं जी। तो वो जैसे आपने देखा BAP वाले उधर बलूचिस्तान वाले जो हैं अवामी पार्टी जो है वो भी आजकल इन है, हाँ, वो भी GDA अपने वाले पर जो हवाओं में है हैं। हवा कर रहे हैं, MQM पर उछाल रही है। वो GDA वाले भी आगे मिल गए, बिल्कुल, वो भी शहबाज मिल शरीफ गए, साहब को शहबाज मिल शरीफ गए। साहब को। हाँ, तो मौलाना से जहांगीर तरीन साहब और की जहांगीर मुलाकात। तरीन साहब आप बता रहे हैं कि जी। जहांगीर तरीन साहब की भी मुलाकात मैं नहीं बता रही मौलाना सेठी से। साहब, आपको भी पता नहीं, होगा। मैंने तो खैर आपको पता नहीं होगा, पता नहीं क्लिप है कि नहीं, मैंने आपसे कहा था जी। कि जहांगीर तरीन साहब की भी ये मुलाकात होगी। जी। तो मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूंगी ऐड कर दें। वो अगर है तो ऐड जी, करवा जी। दें। जहांगीर तरीन साहब की तरफ तवज्जो रखिए, जी। चौधरी साहब की तरफ अपनी एक हद तक ठीक है, मगर असली बात जो है वो जो चाबी है वो जहांगीर तरीन के पास। हाँ, वो बार बार कह रहे हैं कि अभी मौसम जो है वो क्लियर होने में वक्त लगेगा, फिर पता चलेगा तैयारा कहाँ लैंड करता हाँ, और जहांगीर तरीन साहब तो काफ़ी अरसे से मौसम को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। है। इसलिए चुप करके लंदन की बैठे हमें तो तपस्या करें। हमें तो लंदन के चक्कर नहीं लग रहे थे ना। प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने कहा कि इत्तेहादियों की भी जरूरत नहीं रहेगी, जहांगीर तरीन साहब तो काम मैं कर अभी कह रहा जाएंगे। हूँ आपको कि इत्तेहादियों की क्या ज़रूरत है, जब जहांगीर तरीन साहब 20 लोग ले आएंगे जी तो उनके 182 है ना, जी। तो उन 20 निकल गए तो इनके 182 हो जाएंगे, उनके 160 एक 8 हो जाएंगे, तो फारग हो गए। तो ये तो जहांगीर तरीन के ऊपर गेम खेली जाएगी, ये चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर गेम नहीं खेली जाएगी, ये GDA के ऊपर गेम नहीं खेली जाएगी। बट सबका वजन किया जा रहा है कि कौन वो सिर्फ पलड़े में कैसे है। वो सिर्फ उस सूरत में कि जी। अगर जहांगीर तरीन की गेम नहीं खेली जाती, उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है सेठी हाँ, साहब? उसमें 2-3 इलीगल किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्या? ये देखिए ना, एक तो ये कि अगर इस किस्म की सिचुएशन में जहांगीर तरीन साहब के लोग जो हैं, जो कि PTI के लोग हैं इस वक्त, उसके अंदर शामिल हैं, इंडिपेंडेंट्स नहीं हैं, वो अगर छोड़ के और वोट दूसरी तरफ डाल देते हैं तो उनके खिलाफ फिर रेफरेंस मूव होता है जी। कि जी इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ठीक है, मगर बात यह है वो तो एक इलीगल चीज़ है ये, मगर जिन्होंने ये काम करना है जी। वो तो पहले निकलना चाहते हैं PTI से, और वो नून लीग में जाना चाहते हैं। ठीक। अगर जहांगीर तरीन साहब आते हैं साथ, अगर कोई मुका होता है जहांगीर तरीन साहब का और उनके ग्रुप का विद शहबाज शरीफ साहब, तो यही होगा ना जी कि हम 15-20 लोग हैं, जी। हम वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस आपके साथ पार्टी के खिलाफ करेंगे, हमें निकाल दिया जाएगा वहाँ से, रेफरेंस भेजेंगे। ठीक है, हमारी छुट्टी हो जाएगी पार्लियामेंट से, तो उसके बाद मेहरबानी करें अगली इलेक्शन जब आएगी तो हमें टिकट दे दें। तो हमें टिकट दें, और नून लीग का टिकट चाहिए, क्योंकि नून लीग जीत रही है। सबको बात पता है इस बात का कि PTI पिट रही है और नून लीग जीत रही है, तो इसलिए सब वो मांग रहे हैं टिकट। और अगर शहबाज शरीफ साहब उनको गारंटी दे देते हैं तो फिर मसला हल हो गया। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि किस किस्म का मुकमुका होता है बिटवीन जहांगीर तरीन साहब और शहबाज शरीफ साहब, या ये यहाँ बात चलती है और बात बन जाती है तो फिर चौधरी साहब को भी पता लग जाएगा, GDA को भी पता लग जाएगा, MQM को भी पता लग जाएगा, BAP को भी पता लग जाएगा। क्या पता लगेगा कि जहांगीर तरीन के साथ मुकमुका हो गया है, हाँ। हमारी ज़रूरत ही नहीं रही है। फिर क्या होगा? फिर भागे आएंगे शहबाज शरीफ के बाद सानू ही नाल ले लो, अच्छा, तो फिर वो 182-200 हो जाएंगे सही जनाब। फिर नहीं वो रहेंगे, जब उनको पता लग जाएगा कि हमारे बगैर ही काम तमाम हो रहा है तो भागे आएंगे, कहेंगे जी मुकमुका करो, दो सानू की दें दो। अच्छा, तो फिर शहबाज शरीफ साहब थोड़े से बगले में वो करेंगे कि अच्छा जी हम तो साढ़े को 200 बंदे हो गए ना। फिर वो नेगोशिएट होगी कि आपको क्या देना है, हमें तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है, अच्छा चलो आते हैं तो आ जाएं ताकि ठीक ठाक शिकस्त हो। तो फिर वहाँ PTI वाले बेचारे रह जाएंगे कितने 130 के करीब, और ये सारे बाकी जो है 200 के करीब ये ले जाएंगे। तो फिर आने वाले दिनों का नक्शा भी थोड़ा बहुत वाज़ेह हो जाएगा ना सेठी साहब? फिर वाज़ेह हो जाएगा। एक बात तो बताएं कि क्या? जरदारी साहब इन दिनों में, इतने अहम दिनों में साहिब फराश क्यों हो गए? नहीं, जरदारी साहब की मुलाकात होनी थी JI के लीडर के साथ, सिराज साहब के साथ, जी। तो वो बीमार हो गए हैं। जरदारी साहब बाय द वे इज़ नॉट अच्छी सेहत नहीं रखते। अच्छा। पहले भी उनकी एक मुलाकात होनी थी शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई शहबाज शरीफ साहब की। इस दफ़ा जरदारी साहब की तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा, मैं आपको 2 बातें बताऊँ। हमारी तारीख़, जिन लोगों ने तारीख़ पढ़ी, पहले ये होता था पुराने ज़माने में कि अगर कोई मुश्किल फ़ैसला आ जाता था
अच्छा। ऑपोजिशन के लिए, आपस में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो उठ के लोग लंदन चले जाते थे। क्यों? मैंने अपने सेहत का इलाज करना है। जैसे जहांगीर तरीन साहब अभी गए, हाँ, 2-3 बार। उस जमाने में वली खान साहब बड़े आते जाते थे। अच्छा। जब भी कोई ANP की बात होती थी ना, या NAP उस वक्त थी, अच्छा। तो खान साहब उठ के वो लंदन चले गए ताकि पीछे से मेरे से बात ही कोई ना करे। बात करेगा तो कोई लेन देन करनी पड़ जाएगी। इस वक्त हम थोड़ा चुप रहना चाहते हैं या अपनी पोजीशन नहीं दिखाना चाहते। तो उस ज़माने में लोग उठ के लंदन चले जाते थे। आजकल एक बड़ी दिलचस्प चीज़ शुरू होगी कोविड की वजह से। आप हर एक को ये कह सकते हैं यार मैंने तो कोविड हो गया, मैं तो घर लम्हा पे हैं जी, और क्योंकि हो भी रहा था। अब किसको क्या पता कि कोविड हुआ है या सर में दर्द है, या वैसे ही आपने सोचा कि मैंने मिलना नहीं किसी को। इससे बेहतर एक्सक्यूज़ ना अदालत अटेंड करनी ना हो तो आप कह देते कोविड हो गया, क्योंकि ये अब उस किस्म की बीमारी है कि सबको पता है कि अगर कोविड है तो ना आ सकते ना जा सकते, ना मिलना चाहेंगे इनको। ठीक है, अवॉइड करने का तो ये बेहतरीन कोविड जब फॉर्मूला। तक चलेगा तो ये एक एक्सक्यूज सियासतदानों के पास रहेगा। हाँ। आजकल तो कुछ सहाफ़ी भी ऐसे करते हैं। मेरे भी किसी को ना मिलना हो, मैं कह रहा यार तबीयत बड़ी ख़राब है, पता नहीं मैं कल टेस्ट कराऊंगा, अभी तो पता नहीं, मेरा ख्याल है कि कल कराना पड़ जाएगा, तो फिर मिलने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए क्योंकि आप जैसे लोग बड़े वो इन्क्विजिटिव है ना, कि दसो हो की रहे, वो मैं की दसा की हो रहा है, तो मैं कहता हूँ जी बीमार हाँ, मैं फ़ोन नहीं चुकता पे आज आधी बात बता देते हैं, आधी छुपा लेते हैं। तो क्या करें यार, सारी बात लोगों को बता दी तो फिर प्रोग्राम कौन देखेगा? सस्पेंस कहाँ जाएगा? हाँ, और फिर 4 रोटी पानी भी हमने कमानी है। हाँ। कुछ बातें यहाँ के लिए भी तो रखनी है ना। हाँ, वक्त पर की गई बातें वो बारावर साबित होंगी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तमाम सियासत में जो भी इस वक्त चल रहा है, कुछ को शक की निगाह से देखा जा रहा है, कुछ को दिलचस्पी की निगाह से। बहुत सी यहाँ बातें बाकी है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, एक बात आप तवातर से करते हैं कि अगर इलेक्शंस हो गए तो नून लीग की मेजोरिटी होगी, लेकिन एतराफ़ नहीं करना चाहिए कि ये हुकूमत भी कोई इतने पक्के पाँव पर नहीं थी। जैसे कि खान साहब ने भी कहा कि मेजोरिटी चाहिए होती है जब आपने रिफॉर्म्स करनी हो। खान साहब क्या कह रहे हैं, उनका शिकवा सुनते हैं, फिर मैं आपसे जानती हूँ मज़ीद। जी, रिफॉर्म करना चाहते हैं जब तक आपके पास एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। जो फंडामेंटल जो रिफॉर्म्स जो आपको करनी चाहिए, और इस मुल्क में बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो बड़ा मुश्किल होता है करना। सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है, उधर फंस जाता है जाके बिल। पहले तो बहुत ही मुश्किल था, बिल उधर यहाँ से असेंबली से पास भी करवाते थे, सेनेट में फंस जाता था। ये मसाइल तो जेन्युइन है जिनका जिक्र कर रहे हैं खान साहब। एक हद तक है, एक हद तक नहीं है। अच्छा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इनका ये कहना है कि रिफॉर्म्स इनकलाबी होते हैं और वो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कानूनी तौर पे कि वो पास की जाए, क्योंकि आइन को अमेंड करना पड़ता है। सिर्फ कानून नहीं बनाना पड़ता, अमेंडमेंट करनी पड़ती। कानून बनाने के लिए 51% चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी, सादा अक्सरियत। हाँ, और अगर आपने आइन को अमेंड करना जी, तरमीम करनी है तो उसके लिए 2/3, 2/3। अब 2/3 तो छोटी आसान काम नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो उनका ये कहना है कि अगर अच्छे तकड़े रिफॉर्म्स करने हैं तो 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए ताकि पार्लियामेंट के अंदर ठक करके पास कर लिया जाए। और जब नहीं होती तो फिर मुश्किल हो जाता है। वो उसकी मुश्किलात बता रहे हैं कि अगर कोई चाहे कि हम ये इनकलाबी किस्म के कोई रिफॉर्म्स करें तो, और मेजॉरिटी और 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो बाकी पार्लियामेंट के जो लोग हैं रोक देंगे, वो आप नहीं कर सकेंगे। तो और ऊपर से वो ये भी कह रहे हैं कि फिर सेनेट के अंदर भी वो जाना पड़ता है, और सेनेट के अंदर भी अगर मेजॉरिटी नहीं है तो वो फिर वहाँ रुक जाता है, अगर यहाँ पास भी हो जाए तो वहाँ रुक जाता है। ये उनका कहना है। अच्छा, कानूनी तौर पे टेक्निकली स्पीकिंग तो सही कह रहे हैं, मगर एक्चुअली हकीकत में ये गलत है। कैसे गलत है? कैसे? आसिफ जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी पिछली जी 5 साल जो गुजरे, 2008 से 2013, उसमें उनकी कितने सीट्स थी पार्लियामेंट में? 116। अच्छा, कितनी? 116। 116 मेजॉरिटी क्या, मेजॉरिटी के भी, हाँ मेजॉरिटी बुरे हाल थे। हाँ, 170 चाहिए ना मेजॉरिटी, 70-72 चाहिए, तो उनके पास 116 थे। और उन्होंने 18वीं तरमीम जो है वो फारग कर दी, वो ले आए और वो 8th अमेंडमेंट जो थी उसको ख़त्म किया और एक पूरी तरमीम कर दी जिसके अंदर बहुत से पहलू हैं उस तरमीम के अंदर। तो कैसे कर दी 116 के साथ? उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको इकट्ठा किया, एक मुश्तरका राय बनाई, वो इश्यूज इकट्ठे किए जिसमें सबके इत्तेफाक था जी, जिसमें लड़ाई झगड़े थे उनको अलग कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता।
और जहाँ इत्तेफाक हो सकता था और सिंसेरिटी के साथ इत्तेफाक हो सकता था, ज़बरदस्ती नहीं, सबके मुश्तरका राय के मुताबिक वो इकट्ठा करके उन्होंने बिठाया सबको और सबकी राय ली कि जी यहाँ इत्तेफाक है, उनके जहाँ इत्तेफाक है वो चेंज कर देते हैं। इसलिए उन्होंने फिर एक ओवरवेलमिंग यूनानिमसली उन्होंने छोड़िए 2/3 उन्होंने सबको साथ लेके, इंक्लूडिंग उस वक्त जो इमरान खान साहब के भी 10-15 जो भी लोग थे उनको भी साथ लेके सारी की सारी उन्होंने तरमीम कर दी और 18वीं तरमीम जो है वो ले आए, जिसके अंदर डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो गई और भी बहुत कुछ हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका ये मतलब है कि आपने अगर कोई रिफॉर्म करनी है तो उसके सबसे अहम बात यह है कि कंसेंसस होना चाहिए, क्योंकि सारी सियासी जमातें मुख्तलिफ ग्रुप्स को या सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं पार्लियामेंट के अंदर जी। अगर कोई ऐसी रिफॉर्म है जो कि लॉन्ग लास्टिंग करनी है आपने, ये नहीं कि इस दफ़ा किसी की 2/3 मेजॉरिटी उसने कर दिया, अगली आई उसकी 2/3 मेजॉरिटी उड़ा के रख दिया, नहीं। रिफॉर्म वो होती है आयशा जो कि फिर एक परमानेंट फीचर बन जाए। अगर आपने आज़ाद इंडिपेंडेंट कमीशन बनानी है तो रिफॉर्म ऐसी करें जिसमें सबका इत्तेफाक हो। अगर आपने नैब बनानी है तो रिफॉर्म ऐसी करें जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो, ताकि अगली हुकूमत आके उसको तेज न करे। या सूरत हाल ये होती है कि इनका मतलब रिफॉर्म का ये रिफॉर्म नहीं है, इनका मतलब है कानून को अपने हक में तब्दील कर लेना और दूसरों के खिलाफ करना, इसको ये रिफॉर्म समझते हैं खान साहब, इमरान खान साहब। इसलिए इत्तेफाक नहीं होता। अभी छोटी सी चीज़ है नैब के ऊपर, हम सब कहते हैं कि नैब के ऊपर रिफॉर्म इत्तेफाक के साथ एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो कि जेन्युइनली न्यूट्रल हो और इंडिपेंडेंट हो। बिल्कुल ऐसे ही। मगर खान साहब तो नहीं ये चाहते ना, खान साहब तो कुछ और चाह रहे थे जो कि उन्होंने करके दिखा दिया जी। इसीलिए खान साहब को ये कहना कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ मगर मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, ये गलत बात है। अगर आज ये इत्तेफाक से बात करना चाहें तो बहुत सी चीज़ें इस मुल्क में हो सकती है। एक इंडिपेंडेंट आज़ाद नैब बन सकती है, एक इंडिपेंडेंट आज़ाद एंटी करप्शन लॉ बन सकती है, एक ट्रूथ रिकन्सिलिएशन कमीशन बन सकती है, एक इलेक्शन कमीशन बन सकती है, अदलिया के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में, ये बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो सकता है। सूरत हाल यहाँ ये आयशा कि खान साहब तो अपोजिशन को मानते ही नहीं है। इत्तेफाक किसके साथ? चोर डाकू कहते हैं ना, चोर डाकू, और चोर डाकुओं के साथ तो इत्तेफाक हो नहीं सकता। वो एक्चुअली एक फाशिस्ट अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको 2/3 मेजॉरिटी के जो मेरा दिल चाहे मैं कर दें, और शुक्र करें ऐसी नहीं है उनकी हालत। इंडिया के अंदर आपने देखा क्या हुआ, इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने 2/3 मेजॉरिटी ले ली और देखिए उन्होंने हाल क्या किया है। एक मेजॉरिटी, इसको कहते हैं मेजॉरिटेरियन रूल, कि 2/3 मेजॉरिटी है इसलिए जो मर्जी चाहे कर ले। और उन्होंने किस तरीके के साथ इंडिया का 70 साल सेक्युलर डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिसमेंटल कर दिया है। कश्मीर के साथ जो किया उन्होंने, माइनॉरिटीज़ के साथ जो वो कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के साथ वो जो कर रहे हैं, इसे फैशिज्म कहते हैं। खान साहब नरेंद्र मोदी को तो कहते हैं फैशिस्ट, कहते हैं ना, और ख़ुद वही फाशिस्ट खुद बनना चाहते हैं विद मेजॉरिटेरियन रूल। तो ये खान साहब का कहना कि हाय मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा कुछ करना चाहता हूं, मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, हाय मैं हेल्पलेस हूं, ये बात मानने वाली नहीं है, मानने वाली नहीं है। और आपने कहा चोर डाकू के साथ चल नहीं सकते, हालांकि वो ऊपर आपको तो माजी में पंजाब का डाकू कह चुके हैं, लेकिन बहुत कुछ कह चुके हैं। ऐसे हालात शेख साहब के बारे में, शेख साहब के बारे में, चपड़ासी भी ना रखो, बाबर अवान साहब के बारे में बहुत सी स्टेटमेंट्स। ये भी तो हो सकता है ऐसा वक्त आए कि खान साहब शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हों। नहीं, वो पता कि उनका एजेंडा जो है ना, खान साहब का जो एजेंडा है ना, वो बेसिकली इज एंटी पीपल्स पार्टी एंड एंटी द अदर डेमोक्रेसी, एंटी डेमोक्रेसी है। अगर एंटी डेमोक्रेसी है तो वो किसी के साथ अब नहीं खड़े होंगे, वो अकेले ही रहेंगे। अच्छा, हालांकि किसी ज़माने में वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे। कालाबाग डैम की वो बात कर रहे हैं, मुनीस इलाही साहब ने भी प्रपोजल कैबिनेट ले जाने की बात की, सुन लेते हैं। मुनीस इलाही साहब, आपने बात की कालाबाग डैम की, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को स्टोरेज की ज़रूरत है, और इसमें कोई शक ये भी नहीं कि वो बहुत अच्छी साइट पे है कालाबाग डैम, है तो मेरे हल्के में मियांवाली में। लेकिन सिर्फ हमें एक इशू है, हमारे सिंध के हमारे भाई हैं, उनको हमें जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुव्वतें वहाँ काम कर रही हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगी कि जी उनका पानी चोरी होगा। तो ये कि हमने पूरी कैंपेन करनी है, उनको साइंटिफिकली बताना होगा कि ये जब अगर कालाबाग डैम बनेगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। ये कज़िया क्या है? चीन की भी मिसाल देते हैं, वहाँ कितने डैम्स बने, कालाबाग डैम गले की हड्डी क्यों है पाकिस्तान? यार ये तो आयशा पुराना मसला है, सबको पता है मसला क्या है। खान साहब सही कह रहे हैं, क्या? आई हैव टू एग्री विद हिम। वो ये कह रहे हैं कि जब तक सिंध को मनाया नहीं जाएगा,
कि उनका पानी उनको मिलेगा, और इतना डिस्ट्रस्ट है बिटवीन अपर एंड लोअर राइपेरियन, ऊपर पंजाब है नीचे सिंध है, तो ये मसला हल नहीं होगा। बाय द वे ये मैं आपको बताऊं, ये आज की बात नहीं है, जमहूरी हुकूमतें आई हैं, पंजाबी हुकूमत आई है विद 2/3, नवाज शरीफ के पास 2/3 मेजॉरिटी थी 99 में, 97, 98, 99, वो भी नहीं बना सके। चाहते तो वो कर सकते थे ना, 2/3 मेजॉरिटी थी, मगर उनको पता था कि ये कंसेंसस नहीं है इसके ऊपर, ये इतना ख़तरनाक एरिया है कि अगर मैंने किया, हालांकि वो भी ये समझते थे कि ये बनाना चाहिए, जैसे इमरान खान समझता है ये बनाना चाहिए, और भी बड़े लोग हैं जो समझते हैं कि सिंध की जो खदशात हैं वो बुनियाद नहीं है उनमें, उनको समझाया, मगर सिंध सुनने के लिए तैयार नहीं। इतना प्रोपेगेंडा हो चुका है कि वो अब सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जिस किस्म के वो सेफ गार्ड्स मांग रहे हैं वहाँ तक बात ही नहीं गई अभी तक। मगर सिर्फ ये सिंध की बात नहीं है, ये KP की भी बात है, बलूचिस्तान की भी इस पर एतराज़ है, तीनों प्रोविंसेस के मसले हैं, और अभी तक इतनी हुकूमतें आई हैं, इंक्लूडिंग अथॉरिटेरियन। मुशर्रफ भी आया था ना, वो भी चाहता था, उसने भी शुरू की थी ये डिबेट, याद है? जी बिल्कुल। मुशर्रफ ने आते सार कालाबाग डैम की डिबेट शुरू की, यहाँ तक कि मैं बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने, मोहतरमा की गवर्नमेंट जब थी, उन्होंने भी कोशिश की, वो सिंध की हुकूमत की रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने भी वापडा चेयरमैन और इन लोगों को इकट्ठा करके कहा जाओ जाके बनाओ उनको, मेरे लोगों को बनाओ, नहीं बना सके। वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी और जो बाकी वो कहते हैं हम कर ही नहीं सकते। तो इस किस्म की मसले हैं, इसलिए कालाबाग डैम की तरफ अब बात भी कोई नहीं करता, क्योंकि जो बात करता है उसको इल्ज़ाम उस पर लग जाता है, आप पंजाबी शोवनिस्ट हैं और आप सिंध के ख़िलाफ़ हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए इमरान खान साहब जो बात कह रहे हैं सही है, सिर्फ उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये मनाने वाली बात अब पीछे रह गई है, अब ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये मैं समझता हूँ अगर सिंध का कोई प्राइम मिनिस्टर आए और तगड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, जिसको पता हो कि मैंने अपने लोगों को समझाना है और मैं करना है, और पाकिस्तान के लिए ये वो कर जाए, मोहतरमा तो नहीं कर सकी, मैं ये आपको बताऊं। और इस पाए का लीडर कोई और जो पंजाबी लीडर आए हैं वो भी नहीं कर सके, और जो फौजी लीडर आए वो भी नहीं कर सके। यानी सभी तीर तो आजमा लिए हैं, तो इस मामले को हम समझ रहे हैं कि ये तकरीबन गले की हड्डी ही है, ना निगली जाए ना उगली जाए। बहरहाल हम वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। अफ़गानिस्तान की बात करेंगे सेठी साहब। इमरान खान साहब ने CNN को जो इंटरव्यू दिया उसमें भी अफ़गान मसले की बात की, और हमने देखा कि अमेरिका ने इस पर कुछ रहमदिली का मुजाहरा किया है। इससे क्या हेल्प मिल सकती है अफ़गान मसले में, और ये कैसा स्टेप? देखिए, ये जो किया है, ये जो बाइडन ने जो किया है जी, कि उनके कोई 7-8 अरब डॉलर पड़े हुए हैं जी अमेरिका में जो फ्रीज़ किए हुए थे, उसमें से उन्होंने कहा जी आधे पैसे जो हैं वो रिलीज़ कर देते हैं, वो हम रिलीज़ कर देते हैं ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के लिए जी, और आधे पैसे जो हैं जो 9/11 के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए, क्योंकि वहाँ की एक अदालत ने एक जजमेंट दी हुई है कि इन विक्टिम्स को 6 अरब डॉलर मिलने चाहिए। तो अब जो बाइडन ने ये फैसला किया कि आधे पैसे जो हैं ये इधर दे देते हैं और आधे पैसे जो है अफगान को दे देते हैं। उसके ऊपर शोर ये पड़ा हुआ है। पहली बात तो ये कि शुक्र है कुछ तो अनफ्रीजिंग हुई है, काफ़ी अरसे से ये हो रहा है। दूसरी तरफ से शोर ये पड़ा हुआ है कि ये तो एक बहुत बड़ी चोरी है, ये पैसा अफगानिस्तान का है, जहाँ से भी आया जिसने भी दिया ये अफगानिस्तान का पैसा है, और ये अफगानिस्तान के पैसा अमेरिका ने फ्रीज़ किया हुआ था। एक तरफ अमेरिका ने कह रहे हैं कि जी हम विक्टिम्स को देना चाह रहे हैं, वो अब कितने साल हो गए 9/11 को? 9/11 20 साल तो हो ही गए तकरीबन, 20 से ऊपर, 20 से ज़्यादा हो गए। अच्छा, वहाँ उनको बहुत सी कॉम्पनसेशन मिल चुकी हैं ऑलरेडी जी, ये नहीं कि उनको कोई मिला नहीं, उनको कॉम्पनसेशन मिली हैं। यहाँ हर रोज़ हज़ारों की तादाद में एक कल्चरल जेनोसाइड शुरू हो गई है। मतलब है कि भूख से लोग मर रहे हैं और बेरोज़गारी से लोग मर रहे हैं, सर्दी से लोग मर रहे हैं, बीमारी से लोग मर रहे हैं, और यहाँ एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और ये पैसा उनका है, अफ़गानिस्तान एज अ कंट्री का पैसा है। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं ना, पैसा उनका है। तो ये जो किया है जो बाइडन ने, बड़ी ज़्यादती की है। एक तरफ 20 साल उनके ऊपर जंग की, उनकी हुकूमत थी तालिबान की, उनको निकाला जी, उनको मारा, उनके साथ 20 साल जंग की, कम से कम 3 खरब डॉलर उनको मारने में लगा दिए, झोंक दिए जंग में जी। अब जाके उनकी वापस अपनी हुकूमत आई है, तो जो 40 मिलियन की उनकी आबादी है, ख़तरा ये है कि इनमें से 20 मिलियन जो हैं वो मर जाएंगे
किसी न किसी वजह से, बिकॉज उनके पास अब बेरोजगारी है, नहीं है, बेरोजगारी है और वसाइल नहीं है। तो ये पहले 20 साल वो मारे हैं और अब अगले साल 2 साल में उनको पैसे नहीं देने से और लोग मर जाएंगे। ये अफगान तालिबान इन्होंने फैसला किया है कि अच्छा, अफगान तालिबान के साथ तो ये वही अफगान तालिबान है जिसके साथ इन्होंने मुकबका करके उनको लेके आए हैं हुकूमत। जी, ये खुद ही तो लाए हैं उनको, बिल्कुल मुज़ाकरात करते रहे हैं, दोहा में उनके साथ बैठते रहे हैं, लेके आए हैं उनको। जी, तो मतलब ये है कि ये बड़ी ज्यादती है जो बाइडेन ने जो किया है। इसे किसी ने ये कहा कि बहुत बड़ी बैंक रॉबरी की है, अफगानिस्तान के पैसे अफगानिस्तान डाका डाला उन्होंने ये। तो एक तो ये बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बाइडेन को सोचना चाहिए इसके बारे में कि वो अगर अपनी लोकल कंस्टिट्यूंसी को खुश करना चाह रहा है तो उसके साथ यहाँ जो हादसा होने जा रहा है ये भी किसी न किसी दिन तारीख लिखेगी कि जो इराक़ में अमेरिका ने किया और जो सीरिया में अमेरिका ने किया और जो अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया, उस पर कम लोग मरे हैं जितने लोग अब मर जाएंगे अफगानिस्तान में अगर उनको इमदाद ना मिली। और ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वकील वो मुल्क कहलाता है। खैर, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और बात है, ख़बरों में आ रही है तुर्की में सिटी साहब कोई बड़ी अहम मुलाकात हुई है, आप बता सकते हैं वो मुलाकात क्यों हुई? अच्छा आयशा, मैं देख रहा हूँ तुम किस तरफ इशारा कर रही हो बड़ी मोहतात तरीके से। बात यह है कि कुछ खबरें आ रही हैं कि तुर्की में हमारी एजेंसियों के सरबराह और नॉर्दर्न अलायंस जो कि ताजिक और उज़्बेक फोर्सेस के लीडर्स हैं उनके साथ कुछ मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, अब ये कंफर्म नहीं है, पहली बात तो लेट्स बी वेरी क्लियर, ये कंफर्म नहीं है। ये खबर कुछ तालिबान के कुछ इंडियन चैनल्स और कुछ वो ट्विटर अकाउंट्स जिनका ताल्लुक तालिबान के साथ कुछ हमदर्दियाँ हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो अब तालिबान के जो दुश्मन हैं एंटी तालिबान फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात करें क्योंकि इन्होंने मायूस किया, ये रीज़न बताया जा रहा है। मतलब है कि ये अब स्पेकुलेशन हो रही है। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की कोई बात नहीं मान रहे, टीटीपी हमारे ऊपर हमले कर रहा है, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको अफगानिस्तान से आते हैं हमले करते हैं, हम जा नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते, तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हमने तालिबान के लिए इतना कुछ किया, अब भी हम लड़ रहे हैं अमेरिका के साथ कि दें इनको कुछ पैसे दें, इनके वापस करें, इनको रिकग्नाइज़ करें, मगर ये हमारी ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते। नक्शे शाया होने शुरू हो गए हैं। हुकूमत तो उनकी तालिबान की हुकूमत तो नहीं करेगी मगर उनके सिंपथाइजर्स जो हैं इस किस्म के नक्शे शाया कर रहे हैं, शायद वो आप दिखा भी सकें। बिल्कुल ऐसे स्क्रीन पे चल रहे हैं। हाँ, जिसमें जनाब सारा अफगानिस्तान जो है उस पाकिस्तान भी हज़म कर लिया उसने, और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये लॉजिकल है कि अगर ऐसी सूरत हाल है और तालिबान बिल्कुल एक दिन ब दिन हॉस्टाइल फोर्स बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान के हामी नहीं रहे, उनके अब एक ऐसी स्टेज आ रही है कि शायद प्रॉब्लम बन रहा है पाकिस्तान के लिए, तो फिर पाकिस्तान को, जो कि पहले दिन से पाकिस्तान कह रहा है कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जी। याद है सबका डिमांड यही थी कि सिर्फ तालिबान की हुकूमत नहीं चलेगी जी, ये सब मुश्तरका तौर पे उनके पास तो 2/3 मेजॉरिटी भी और सबकी शमूलियत होनी चाहिए। तो अब तालिबान ने शमूलियत नहीं की, वादा करते रहे हैं कि करेंगे मगर की नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात जो है हो सकता है, ये मुमकिन है, मुझे कंफर्म नहीं मैं कर सकता। तो और अगर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है उन लोगों के साथ राब्ते कर रही है जिनका हिस्सा हुकूमत में होना चाहिए, तालिबान की हुकूमत में होना चाहिए, या काउंटर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सही पॉलिसी है बिल्कुल। अच्छा। इसका ये मतलब नहीं है कि एंटी तालिबान है आप, इसका ये मतलब है कि आप प्रो पाकिस्तान है और आप अफगानिस्तान के अंदर इस किस्म की स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं जो ऑल इंक्लूसिव हो, जब सब बैठे हों ताकि फिर लड़ाई झगड़े भी ना हो। बिकॉज आपको याद होना चाहिए कि तालिबान का पुराना लड़ाई झगड़ा है, पश्तून फोर्सेस वर्सेस ताजिक एंड उज़्बेक फोर्सेस। अब जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं उनमें से कुछ लोग तो जो कि नॉर्दर्न अलायंस के जनरल रशीद दोस्तम हैं या और भी एक दो लोग वो है, उनमें से बाय द वे ये भी याद रहे कि जिस दिन तालिबान काबुल में आ रहे थे उस दिन इनमें से कुछ लोग ताजिक और उज़्बेक रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो इस्लामाबाद में आके हमारे ISI को मिल रहे थे। अच्छा। और हमारे लोगों को यहाँ मिल रहे थे। हाँ, तो ये तो तल्लुकात तो पुराने हैं और होने भी चाहिए बिकॉज पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और वो इंटरेस्ट यही है कि अफगानिस्तान जो है वो स्टेबल हो, इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, सबको इसमें इंक्लूड किया जाए और तालिबान और जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं उनको ख़त्म किया जाए वहाँ, जो कि अभी नहीं हो रहा। तो अगर हमारी ये कोशिश हो रही है कि किसी तरीके के साथ उनको भी लाया जाए और तालिबान को भी समझाया जाए और उनको भी लाया जाए कि भाई आओ बात कर लो, ज़रूरी नहीं जो कि आप पूरा मांगते हैं वो ना मिले, कुछ तो बात करें, कोई आप हुकूमत में आए, तो ये अच्छा कदम है।
ठीक है, पैरेलल एफर्ट्स हैं पाकिस्तान की ताकि खित्ते में स्टेबिलिटी आ सके। अब आपका सवाल शामिल करेंगे, आप क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम नजम सेठी साहब, मेरा नाम फाजिया रफ़ीक है, मैं रावलपिंडी से आपको कॉल कर रही हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह इससे पहली हुकूमतों में अदालतों के ज़रिए यूसुफ रज़ा गिलानी और फिर नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, और इसी तरह इमरान खान के खिलाफ भी तो केस हैं, उन्हें क्यों नहीं किसी केस में नाअहल करार देते? ये सारा कुछ अपोजिशन के ऊपर डाला है कि वो अदम एतमाद लाए और फिर उस पर इल्ज़ाम लगे कि वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट अगर इतनी न्यूट्रल है तो फिर इसका ये लिटमस टेस्ट क्यों ना हो जाए? देखिए क्या हमें क्या पता, शायद ऐसे ही हो जाए। अभी तो ये नो कॉन्फिडेंस चल रहा है ना, अभी पता नहीं होगा नहीं होगा। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो कि कोई केस निकल आए खान साहब के खिलाफ। फॉरेन फंडिंग की 1 मार्च को समात है। अब फॉरेन फंडिंग की 1 मार्च को बात है, उसके हफ्ते 10 दिन के अंदर मेरा ख्याल वो आखिरी जी उन्होंने कहा फाइनल आर्ग्यूमेंट्स आप दे दें। अब वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगी, उसके बाद लिखी हुई बात है। इतनी एविडेंस है खान साहब के खिलाफ कि आप यकीन नहीं कर सकते। जब वो सारी एविडेंस बाहर आएगी ना तो हिल जाएंगे सारे लोग। और ऐन मुमकिन है कि ये नो कॉन्फिडेंस जो है ये अपनी जगह पे चलता रहे, शायद इसको और भी हवा मिल जाए। जबकि वो सारा खान साहब के बारे में और उनकी करप्शन के बारे में बातें आएंगी तो ऐन मुमकिन है कि या नो कॉन्फ्रेंस के जरिए छुट्टी हो जाए या फिर केस अदालत में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो यही कहेगी ना। आयशा क्या कहेगी? इलेक्शन कमीशन तो जाहिर है वो जो फैक्ट्स हैं उनके पास, तो क्या उसके ऊपर फैसला सुनाएगी। सेठी साहब ये तो आप ही बताएंगे। वो कहेगी कि जी ये डिस्क्वालीफाई करें इनको। अच्छा, इन्होंने ये और फिर हुकूमत कोई रेफरेंस जाना और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट जाना, वो लंबा काम है। सेठी साहब आप तो पहले ही समेट रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि लंबा काम हो सकता है और जल्दी भी हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए खातून जो हैं वो बिल्कुल सही रास्ते पे आ गई हैं। फौजिया साहिबा, हाँ, फौजिया साहिबा ने जैसे कहते हैं ना नब्ज पकड़ लिया। हाँ। और उन्होंने सवाल पिंडी के लिए किया। हाँ। मैं कौन होता हूँ रास्ते में जवाब देने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। प्लेयर्स कैसे कैसे पोजीशन ले रहे हैं सेठी साहब हमें समझा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहें तो इस नंबर पे वीडियो मैसेज के जरिए सवाल भेजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए।